हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। 1905 से 1918 का आज हम एक और सेगमेंट लेकर आपके साथ आए हैं। इस सेगमेंट में हम मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करेंगे, कैसे ग्रोथ होती है और किस तरीके से मिलिटेंट नेशनलिज्म आगे बढ़ता है और किस तरीके से कई सारे इन्फ्लुएंसेस फैक्टर से जो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंटली इस चीज़ पर बात करेंगे पहले कि नेशनलिज्म का कॉजेज़ क्या थे, यानी कि नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, नेशनलिज्म जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थी उसकी नींव कैसे आई। इसके हम कई सारे रीज़न को देखते हैं और कई सारे रीज़न में अगर आप सबसे एक इम्पोर्टेंट रीज़न देखें तो जब मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट को मिला मौका, या कहिएगा कि मॉडरेट का फेल्योर तो नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट की जो पॉलिसीज थी, जो काम करने की जो तरीके थे, चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं अब इंडियंस को सूट नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में और जितना एक और ऐसा एक सेक्शन था सोसाइटी का जो शायद कुछ नया चेंज चाहता था, वो ये चेंज था कि जो मॉडरेट्स लोग हैं, जो अभी तक उस ब्रिटिशर्स की उस पॉलिसी को नहीं समझ पाए या उसकी टेंडेंसी को या उसके नेचर को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि बेसिकली उन्होंने इस बात में एकदम क्लियर अपना इंडिकेशन दिया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में और उनकी जो पॉलिसीज है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न वही था। उसमें दादा भाई नौरोजी की हम बात करेंगे, हम पी आनंद चार्लू की बात करेंगे, हम दिनशा वाचा की बात करेंगे, हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करेंगे, हम मदन मोहन मालवीय जी की बात करेंगे। ऐसे कई सारे मतलब यू कैन सी द नेशनलिस्ट मूवमेंट थे जिन्होंने ये बताया कि एग्जैक्टली जो ब्रिटिश रूल जिस पर ये जो ब्रिटिश रूल है जिस पर मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद है, एक होप था कि शायद वो इसके रिटर्न में कुछ देंगे, लेकिन वैसा कभी होने वाला नहीं। क्योंकि आप देखिएगा आरसी दत्त हो या जीबी जोशी, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था उसकी एकदम कहते हैं ना पोल खोल के रख दिया ना, उसका सारी चीज़ें क्लियर की। ऐसे आप देखेंगे एस एन बनर्जी ने भी ये बताया कि आप जितनी भी सिविल सर्विसेज में आप या जितनी भी आप सर्विसेज लेते हैं हमारी, उसमें जो आप एडमिशन कराते हैं, जो भर्तियां कराते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इनइक्विटी है। और रीज़न बिहाइंड क्यों था? क्योंकि उनकी अंग्रेजों के बोलने और काम करने में बड़ा डिफरेंस आता। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने सेकंड कहते हैं कि सेशन में पॉवर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आप देखिएगा कि उनके जो होम रूल की जो यहाँ पर कहना चाहिए कि जो उनके एक्सपेंसेस थे वो भी यहाँ से थे। जो होम एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में होता था उसके एक्सपेंसेस भी इंडिया से जा रहे थे, है ना। आप देखेंगे कि जितने भी मिलिट्री या नॉन मिलिट्री जितने भी पोस्ट थी, उन पर उन्हीं के लोगों को बिठाया जा रहा था और उनको हाई सैलरी दी जा रही थी। फिर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल थी और इररेलेवेंट थी। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जहाँ पर इंडियंस को वो मौका, वो चीज़ नहीं मिल रही थी, चांस नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं वो भेदभाव जैसी चीज़ें थी। ये था उस बेसिकली ब्रिटिश रूल का नेचर जो एक्सट्रीमिस्ट ने समझा। इसलिए इंडिया में जो कहते हैं ना मिलिटेंट नेशनलिज्म का आना या इस सेकंड फेज का आना क्यों हुआ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मिलता है। इनफैक्ट आप इसमें अपना आंसर में ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं राणा डे की ऐसे इन इंडियन इकोनॉमी, नौरोजी की इंडियन एंड अनप्रॉवर्टी, कहते हैं ना अनप्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में आई थी। एंड देन आरसी दत्त की आप लिख सकते हैं इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901। तो इस पहले पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को सबसे सही अंडरस्टैंड किया था किसने? मिलिटेंट्स ने, या आप इनको कहेंगे कि एक मॉडरेट के बाद एक ऐसी वेव